हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, मज़े में। चलिए, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है टैली अकाउंटिंग के लिए। और वो टॉपिक है लेजर में जो ग्रुप्स होते हैं, वो सारे ग्रुप्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके लगभग लगभग सभी ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपने टैली अकाउंटिंग में बहुत कुछ सीख लिया। ये अकाउंटिंग सीखने वालों के लिए भी ज़रूरी है, और टैली में तो ज़रूरी है ही समझना। हालांकि टैली में इसको जनरेट करना नहीं पड़ता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही क्रिएट किया हुआ रहता है टैली में। इसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, समझ लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो आपको बताएं कि लेजर जब हम क्रिएट करने के लिए जाते हैं, तो मान लीजिए कोई भी लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं। राम एंड श्याम कर दीजिए। एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। इस पे मजाक मत समझिएगा। राम एंड श्याम के नाम से एक मैं लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, एक आ जा रहा है ऑप्शन अंडर। ये अंडर पे जब हम जाते हैं तो आप इधर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स देख रहे हैं। काफ़ी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं टैली में। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हम कोई भी लेजर क्रिएट करते हैं तो उसको किस ग्रुप्स के अंदर में रखना है। तो चलिए, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये ग्रुप्स जो हैं वो अकाउंटिंग में भी ज़रूरी है, और टैली में तो बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए ही हैं। लेकिन आपको समझिए, इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें जो पहला ग्रुप है वो है बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स को कौन सा लेजर हम क्रिएट करेंगे जिसको हम उसके अंदर, इसी के अंदर रखेंगे, बैंक अकाउंट्स के अंदर। तो ये तो सिंपल है, हालांकि समझ में आ ही गया होगा आपको। बैंक अकाउंट्स उस ग्रुप में जो है सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट कंपनी का जो होता है उसको हम जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी का बैंक अकाउंट जो है वो स्टेट बैंक के पास है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आप लेजर क्रिएट कीजिएगा। और लेजर क्रिएट करेंगे तो नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अंडर आ गया। अब ये अंडर में देखिए, यहाँ पे आ जाता है बैंक अकाउंट्स, पहला ही है। और दूसरा है बैंक ओसीसी अकाउंट और बैंक ओडी अकाउंट। तीन तरह का है। अभी हम ये तीनों में से किसके अंदर रखेंगे? सिंपल सी बता दें, अगर आपके कंपनी का बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है नॉर्मल, तो आप इसको सीधा बैंक अकाउंट में ही रखेंगे। अब यहाँ पे जो है बैंक होल्डर, अकाउंट होल्डर का नाम, तो कंपनी के नाम से जब होता है अकाउंट तो वो होल्डर भी हो गया कंपनी के नाम से ही। नीचे अकाउंट नंबर जो होता है बैंक का, वो अकाउंट नंबर आप टाइप कर देंगे जो भी है। और आईएफसी कोड जो होता है वो आईएफसी कोड आप टाइप कर देंगे। ठीक है। जो भी है उसके नीचे जो है बैंक का नाम आ जाता है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट ऑफ बैंक काफ़ी सारे बने हुए हैं। तो यहाँ आप जब टाइप करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जा कर के सेलेक्ट कर लेना है। ब्रांच, जो भी ब्रांच रहेगा वो ब्रांच आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैंक कॉन्फ़िगरेशन में आता है कि सेट चेकबुक। अगर चेकबुक को आप इसमें सेट करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, और नहीं तो नहीं। अभी फ़िलहाल हम नॉर्मल सिर्फ इन ग्रुप्स के बारे में जान रहे हैं, तो इस पे डिस्कस हम बाद में करेंगे। इसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे। और ये समझ लीजिए कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट खुल गया, उस कंपनी का लेजर बन गया। अब आते हैं, बैंक अकाउंट आपको समझ में आ गया। दूसरा है बैंक का ओडी अकाउंट। तो ओडी अकाउंट क्या होता है दोस्तों कि
बैंक आपको कोई लोन का अकाउंट देती है, मतलब कंपनी के पास वो पैसा होता नहीं है, लेकिन उसके बदले में, इस अकाउंट के बदले में जो कंपनी है वो अपना कुछ प्रॉपर्टी या कुछ पेपर वगैरह जो है बैंक के पास जमा करते हैं और बैंक उनको एक अकाउंट देती है। मतलब कि आप इससे, एक लिमिट होता है, उस लिमिट तक के पैसे जो है आप खर्च कर सकेंगे, और उसको जितना आप खर्च करेंगे उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और उन इंटरेस्ट फिर वो आप जमा भी करते रहते रहते हैं, और फिर वो आपको एक तरह से समझ लीजिए जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, पैसा निकाला फिर जमा किया, निकाला जमा किया, उसी तरह का एक ये अकाउंट है, ओडी अकाउंट। तो मतलब एक तरह का एक लोन हो गया ये आपका। तो जब हम कोई वैसा अकाउंट का अकाउंट है कंपनी के पास, जिस बैंक में भी हो, उस बैंक का नाम नाम टाइप टाइप करेंगे। ठीक है। एक एग्जांपल मान लीजिए बीकानेर बैंक है। बीकानेर बैंक है, अब वो बीकानेर बैंक ने कंपनी को ओडी अकाउंट दिया है, तो उसको हम ओडी अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब ये हम यहाँ पे सीधा बैंक अकाउंट ही इसको क्यों नहीं रख सकते हैं, ओडी क्यों रखना पड़ेगा? इसके लिए मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल बैंक अकाउंट जो है, वो आप, उस बैंक में जितना भी पैसा होगा वो कंपनी की संपत्ति है, लेकिन ओडी अकाउंट जो होगा वो आपका दायित्व है, मतलब आप उस अकाउंट से जितना पैसा खर्च करते हैं वो देना होता है आपको बैंक को, इसलिए ये ओडी अकाउंट होता है, यानी लोन होता है। ठीक है। तो इसको आप ओडी अकाउंट में रखेंगे, और नीचे सेम उसी तरह का प्रोसेस, अकाउंट नंबर, आईएफसी वगैरह जो जो भी है, ये सारा आप सिलेक्ट करके जनरेट कर लेंगे लेजर। तो अगला टॉपिक है बैंक ओडी अकाउंट हो गया। तीसरा है ब्रांच या डिविजन्स। ब्रांच, अब ये ब्रांच और डिवीजन जो है उसको किस लेजर को क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए किसी कंपनी का ब्रांच कई शहरों में है, कई जगह पे है, या एक ही शहर में दो तीन दुकानें हैं, और उन सब का भी हिसाब जो है वो आपको एक जगह पे रखना होता है। तो वैसे स्टोर के लिए या वैसे सिटी के स्टोर के लिए आपको अकाउंट यहाँ जनरेट करना होता है, उस स्टोर का नाम देना होता है कि ये फलाना स्टोर है, मान लीजिए स्टोर डी कर दिए हम, स्टोर डी के नाम से एक है दुकान, और ये क्या है, हमारा ये कंपनी का ब्रांच है, तो इसको हम ब्रांच में रखेंगे, और उस ब्रांच का जो भी हिसाब किताब होगा वो इस पे लेजर में आता रहेगा। ठीक। दोस्तों उसके बाद आपका आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि जब कोई नई नई कंपनी स्टार्ट होती है, तो आखिर उस कंपनी में पैसा जो लगाता है वो आदमी वो अपने घर से ही लगाता है। तो वो कंपनी का मालिक जो भी रुपया पैसा या संपत्ति कुछ भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए अपने पास से लगाता है, उन सब को हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर रखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के नाम से लेजर बनाना होगा, जो भी है ABCD। ठीक है। और उसका मान लीजिए 3-4 लोग हैं तो सबके नाम से अलग अलग होगा, और वो उनके शेयरिंग को लिखा जाएगा कि उन्होंने इतना पैसा कैपिटल जो है लगाया है, इतना पैसा कैपिटल में जमा किया है, और उसको हम कैपिटल अकाउंट में रख के उसको सेव कर देते हैं। ठीक है। अगला ग्रुप है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड तरह से समझ लीजिए कि कैश जो होता है उसी को इस ग्रुप में रखते हैं। कई बार क्या होता है कि कैश जो है दो जगह या दो से अधिक जगह पे भी होते हैं। मान लीजिए कुछ कैश कैश पेटी में पड़ा है, कुछ कैश बॉस के पास, मालिक के पास पड़ा होता है, और या फिर मान लीजिए मालिक आपको 2 लाख रुपए दे देता है और कहता है ये इस कैश का हिसाब तुम रखते जाना। तो उसको आप एक अपने नाम से अकाउंट जनरेट करोगे, लेजर क्रिएट करोगे, वो भी कैश इन हैंड ग्रुप में रखोगे,
और जो आपसे खर्च होगा वो आपके नाम से जो लेजर है उसके नाम से खर्च दिखाओगे। तो कैश इन हैंड का मतलब आप समझ गए कि कैश इन हैंड के लिए भी जो कैश होता है जितना भी आखिर है वो सारा कैश कंपनी का ही। तो कैश चाहे 2 जगह से खर्च हो रहे हो या 3 जगह से, उन सबको अलग अलग हिसाब रखना पड़ता है, इसलिए उन सब को कैश इन हैंड में ही। अगला ग्रुप है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब आप समझ लीजिए कि वैसी संपत्ति जो कंपनी के पास कम समय के लिए रहती है या इनकमिंग और आउटगोइंग इसका चालू रहता है, आना जाना लगा रहता है। वैसी संपत्ति जो कुछ समय के लिए ही कंपनी के पास रहती है, वो हमेशा के लिए पड़ा नहीं रहता है या रहता। मान के चलिए कंपनी जो भी बिजनेस करती है माल का या सेवा का, तो उसका रनिंग होते रहता है। मान लीजिए कोई सामान जो है खरीदा, तो वो सामान जब तक कंपनी के पास पड़ा हुआ है, माल जब तक कंपनी के पास पड़ा है, वो कंपनी की संपत्ति ही है। वो जब बिक जाएगा या सेल सेल जब हो जाएगा तो वो कंपनी के पास वो चीज़ रहती नहीं। अगला ग्रुप है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्या होता है? कंपनी के वैसे देनदारी या वैसा पेमेंट जो कम समय में ही कंपनी को चुकाना पड़ता है, देना पड़ता है, उसको हम करंट लायबिलिटीज में रखते हैं। अगला ग्रुप है डिपॉजिट्स एसेट्स। जब कंपनी का पैसा या किसी तरह की संपत्ति किसी के पास जमा होता है, तो वैसे अकाउंट को इस ग्रुप में हम रखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस है अगला। डायरेक्ट एक्सपेंस कंपनी के कुछ ऐसे भी खर्च होते हैं जिनके बदले में कंपनी कोई ना तो सेवा लेती है और ना ही माल। ऐसे खर्चे को हम डायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हैं। डायरेक्ट इनकम, इसी तरह से कंपनी को कुछ ऐसा भी इनकम होता है जिसके बदले में कंपनी ना कोई सेवा और ना ही कोई माल देता है। ऐसे जो इनकम होते हैं उसको इस ग्रुप में रखा जाता है डायरेक्ट इनकम में। उसके बाद अगला आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कंपनी में ऐसे भी खर्च होते हैं जिनसे या तो सेवा लिया जाता है या वस्तु या माल जो है वो लिया जाता है। उस खर्चे को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हैं। वो कंपनी का खर्च होता है एक तरह से। मान लीजिए कि जैसे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, टेलीफोन का बिल है, ये कंपनी के खर्चे हैं। लेकिन ये जो इस खर्चे के बदले में क्या ले रही है कंपनी? उनसे सेवाएं ले रही है, इलेक्ट्रिसिटी की ले रही है, टेलीफोन की ले रही है। तो इन सब खर्चों को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखा जाता है। इसी तरह से हो गया इनडायरेक्ट इनकम। तो कंपनी के ऐसे भी इनकम होते हैं जिसके बदले में कंपनी या तो कुछ सेवा लेती है या देती है। उस तरह के इनकम को हम इस ग्रुप में रखते हैं। अगला ग्रुप है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। कंपनी के लेन देन में जितने तरह के भी इनडायरेक्ट टैक्स है, उन सब को हम इस ग्रुप में रखते हैं। जैसे कि जीएसटी हो गया, टीडीएस हो गया, वैट हो गया, वगैरह वगैरह जो हैं और भी टैक्सेस होते हैं। इन सब टैक्स को हम ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर रखते हैं। इसके बाद अगला है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है कंपनी जो ऐसा कुछ सामान माल खरीदती है जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए कंपनी के इस्तेमाल में आता है, वो उसका क्रय या विक्रय नहीं किया जाता है, बल्कि वो कंपनी के इस्तेमाल के लिए खरीदा जाता है। मान लीजिए कंपनी खरीद रही है कंप्यूटर वगैरह, या कंप्यूटर लैपटॉप हो गया, फ्रिज हो गया, या इस तरह के जो सामान जो कि कंपनी में इस्तेमाल होते हैं, तो ये सारी जो हैं क्या है, कंपनी के लिए फिक्स्ड एसेट्स है। तो जब हम इनका लेजर बनाएंगे तो इनको फिक्स्ड एसेट्स के ग्रुप में रखते हैं। अगला है इन्वेस्टमेंट।
कंपनी जब अपना कुछ रुपया एक्स्ट्रा आय मिलने को सोच करके कहीं लगाती है, इनकम इन्वेस्ट करती है, तो उसको हम इस ग्रुप में रखते हैं। ये हो गया इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अगला है लोन एंड एडवांसेस। कंपनी जब अपना कुछ रुपया किसी को कर्ज के तौर पर देती है, तो ऐसे लेजर को हम इस ग्रुप में रखते हैं। ठीक है। लोन, जब मान लीजिए कंपनी जो है वो आपकी सैलरी के अलावा आपको कुछ पैसे दे देती है एडवांस में, तो वो कंपनी का तो एक तरह से, जब तक वो आप वापिस नहीं कर देते या आपका वो हिसाब नहीं हो जाता, तब तक के लिए वो कंपनी का तो संपत्ति ही है, एसेट्स है। तो एक तरह से कंपनी ने आपको लोन दिया है। तो ऐसे खर्च जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो लेजर बनता है, उनको इस ग्रुप में रखा जाता है। अगला है लोन लायबिलिटी, जो देना होता है। कई बार क्या होता है, कंपनी किसी किसी से पैसे लेती है कुछ समय के लिए और बाद में उसे वापस कर देती है बिना कोई शर्त के। तो वैसे जो लोन लिया जाता है कंपनी के लिए, उसको हम इस लोन लायबिलिटीज में रखते हैं। उसके बाद आपका अगला आ जाता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी के वैसे खर्चे जो देना तो है किंतु अभी दिया नहीं गया है, तो ऐसे खर्चे को हम इस ग्रुप में रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि आप किसी कंपनी में गए, जॉब कर रहे हैं। जॉब करने के बाद 15 दिन के बाद आप क्या करते हैं, जॉब वहाँ छोड़ देते हैं, आप चले जाते हैं। तो वो आपको 15 दिन का जो सैलरी है कंपनी अपने खर्चे में दिखा देगी कि हमने इसको 15 दिन का खर्च देना है, और वो खर्च अभी तक आपको दिया नहीं गया है पैसा वो। तो जब तक कंपनी के पास वो पैसा पड़ा रहेगा, तब तक कंपनी के लिए वो मिसलेनियस एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है प्रोविजंस। तो जब कंपनी भविष्य में होने वाले खर्चे को अभी से अलग करके रख दे, तो वैसे खर्चे को प्रोविजंस में रखा जाता है, इस ग्रुप में रखा जाता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपको इस महीने तनख्वाह मिल गई 20,000 रुपया। आप 20,000 में क्या करते हैं, 10,000 में अपना खर्चा वगैरह निपटा लेते हैं, और आगे के आने वाले 10 दिनों में आपके पास कुछ खर्चे हैं जरूरी जो कि आपको करना है। तो आप क्या करते हैं, उस आगे आने वाले 10 दिन का जो खर्चा होता है उसको अभी से निकाल करके आप कहीं रख देते हो। तो वो जो पैसा आप अभी से संजो के रख दिए हो आने वाले खर्च के लिए, इसी को कहा जाता है प्रोविजन। तो इस तरह से जब भी कंपनी कोई पहले से सुनियोजित करके पैसा रखे, तो उसको हम प्रोविजंस में। अगला ग्रुप है परचेज अकाउंट्स। परचेज अकाउंट्स में क्या होता है कि कंपनी जब कोई माल खरीदती है किसी से, तो उसे हम परचेज अकाउंट में रखते हैं, क्योंकि कंपनी तो परचेज कर रही है ना। तो जो परचेज करेगी उसको हम एक हिसाब किताब अलग कॉपी में रखेंगे, और उस कॉपी का क्या नाम देंगे, परचेज अकाउंट्स। उसके बाद आ जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, और ये अगला है रिटेन्ड अर्निंग, जो टैली में ये दो बने हुए हैं ग्रुप। ये दोनों सेम ही चीज़ है, अलग नहीं है। इसमें क्या होता है कि जब कंपनी अपने लाभ का कुछ पैसा, कंपनी को जब प्रॉफिट हो जाता है किसी फिनेंशियल में, उसको क्या करता है कि अपने उस प्रॉफिट को निकालने के बजाय उस प्रॉफिट को कंपनी में ही रहने देता है, ये सोच करके कि हम आगे कंपनी को और बढ़ाएंगे, कंपनी का विस्तार करेंगे। तो वो प्रॉफिट का पैसा जब तक कंपनी के पास रहेगा, वो लेजर के इस ग्रुप के अंदर में रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस या रिटेन अर्निंग में। उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। सेल्स अकाउंट्स में नॉर्मल है, जब भी कंपनी अपना माल बेचती है तो उसको जिस बुक में लिखा जाता है वो सेल बुक या सेल्स अकाउंट में लिखा जाता है।
ये जितने ग्रुप्स है एक तरह से समझ लीजिए कि कंपनी के लिए अलग अलग एक किताबें हैं, और इन सब किताबों में उन वैसे वैसे उन सब खर्चों को या जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको लिखा जाता है। उसके बाद है सिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स क्या होता है? कंपनी अगर किसी से लोन लेती है और उस लोन लेने के बदले में कंपनी को कुछ गिरवी रखना पड़ता है, या तो प्रॉपर्टी रखे या फिर कुछ और भी गिरवी रखे, लेकिन गिरवी रखना पड़ता है। तो जो लोन गिरवी, कुछ सामान गिरवी रख के लिया जाता है, उसको हम लोग सिक्योर्ड लोन्स बोलते हैं। और जो लोन बिना कोई शर्त के, बिना गिरवी वगैरह के मिलता है, उसे अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। उसके बाद आ जाता है स्टॉक इन हैंड। क्या होता है? कंपनी में माल जो है कई जगह पे रखा जाता है, कई गोडाउन होते हैं। मान लीजिए कोई गोडाउन में है, कुछ स्टोर में है, और कुछ दूसरे गोडाउन में है, दो तीन जगह है, लेकिन है तो सारा कंपनी का ही स्टॉक। तो अलग अलग जगहों का हिसाब रखने के लिए हम अलग अलग नाम से पहले लेजर बनाएंगे, और उन सब को स्टॉक इन हैंड के ग्रुप में ही रखेंगे। मान लीजिए एक स्टोर है, एक हमारा गोडाउन है ए, और एक गोडाउन है बी, और तीसरा हमारा स्टोर है। तो हमारे तीनों जगह पे माल पड़े हुए हैं। तो हम तीनों जगह का लेजर क्रिएट करेंगे। स्टोर गोडाउन ये, उसको हम स्टॉक इन हैंड के ग्रुप में रखेंगे। गोडाउन बी, उसको भी हम स्टॉक इन हैंड के ग्रुप में रखेंगे, और स्टोर के नाम से जो होगा उसको भी स्टॉक इन हैंड के ग्रुप में रखेंगे। उसके बाद आ जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ सिंपल है, क्रेडिटर्स समझिए। क्रेडिटर्स क्या होता है? कंपनी जिनसे माल लेती है, माल खरीदती है या सेवा लेती है, वैसे पार्टियों को हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में रखते हैं। माल या सेवा लिया जाता है, उनको सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में। और जिनको माल बेचा जाता है या सेवा दिया जाता है, सेवा प्रदान किया जाता है, उनको डेब्टर्स, यानी जिनको सेल करेंगे उनको डेब्टर्स, और जिनसे खरीदेंगे, परचेज करेंगे, उनको क्रेडिटर्स। ये दोनों ग्रुप भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक लास्ट आता है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आप, ये कंपनी जो है वो किसी को पैसा दे दी, और जब हम उसको एंट्री उसकी जब करने लगते हैं बुक में, तो पता नहीं चलता कि ये पेमेंट किसको दिया गया है, या फिर किसी का पेमेंट आ गया, किसी पार्टी का स्टेटमेंट में आपको मिला कि एक अमाउंट आया है हमारे बैंक में, लेकिन किससे आया है, कौन दिया है, ये पता नहीं है। तो जब तक इस ये चीज़ पता नहीं चल जाता है कि किसका पेमेंट आया है या किसको दिया गया है, तब तक के लिए तो उसको बुक में तो लिखना ही होगा ना कि ये पैसा है। तो उसको जिस बुक में, जिस ग्रुप में रखेंगे, उसको हम सस्पेंस अकाउंट में बनाएंगे। उम्मीद है कि ये सारे ग्रुप के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। अगर इसके अलावा आपको और कोई संशय है, शंका है, तो आप मुझे कमेंट करें, हम आपका जवाब देने की भरपूर